नमस्कार सभी को। हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक बार जो हमने कल पढ़ा था उसके बारे में क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन लेते हैं। तो आप आगे क्या हो जाओगे, क्लास से कनेक्ट हो जाओगे भी पिछले हमने क्या पढ़ा था, आगे हमने क्या पढ़ना है। तो कल हमने जाना था लोकसभा के पदाधिकारी। कल हमने किसके बारे में जाना था, लोकसभा के पदाधिकारी। पदाधिकारी यानी कि लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके काम क्या क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा प्रोटम स्पीकर, ये किसके बारे में पढ़ा था, प्रोटम स्पीकर। ये कैसे बनता है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में आपने जान लिया था। फिर एक स्पीकर यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, और फिर एक डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर इसके बारे में हमने जाना था, ये क्या है, लोकसभा के पदाधिकारी। प्रोटम स्पीकर है, क्या काम है, स्पीकर है क्या काम है, किस प्रकार से ये चुने जाते हैं, किस प्रकार से इनको हटाया जा सकता है, काम ये क्या करते हैं, इनको किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। और किसके बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में, यहाँ तक जाना था। और हमने देखा था सचिवालय, यानी कि सचिवालय। सचिवालय क्या होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि महासचिव। महासचिव ये कौन होता है, कैसे ये बनता है, इसका काम क्या है, इसके बारे में जाना था। एक हमने जाना था सदन में नेता, या सदन का नेता किसे बोला जाता है, वो कौन बन सकता है सदन का नेता। प्रधानमंत्री का क्या रोल रहता है, ज्यादातर आपने देखा होगा सदन का नेता पीएम होता है, लेकिन सदन का नेता बनने के लिए क्या होना जरूरी है, उस सदन का सदस्य होना भी क्या है, जरूरी है। एक आपने देखा था विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता बनने के लिए क्या जरूरी है, कितने वोट चाहिए होंगे, यानी कितनी सीटें उसको चाहिए होगी भी क्या बन जाए, वो संसद में विपक्ष का नेता बन जाए, सदन में विपक्ष का नेता बन जाए। तो इसके बारे में हमने कल जाना था। तो आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा परिसीमन आयोग, एक आयोग है परिसीमन, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग। इसके बारे में जानेंगे, परिसीमन आयोग है क्या, काम ये कैसे करता है, और इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बनाया क्यों जाता है, और अभी तक कितने आयोगों का गठन किया जा चुका है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी कि परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का मतलब है इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जब भी क्या होगी, जनगणना होगी, यानी कि हमारे क्या 10 वर्ष के बाद क्या होती है, जनगणना होती है, लेकिन अभी हुई नहीं है, 2011 के बाद अभी तक हुई नहीं है, 2024 आ गई है। वो उसका रीजन कोरोना काल रहा है या कोई और राजनीतिक कारण रहते हैं, तो रहा है, तो इस वजह से हुई नहीं है। तो होता क्या है, जब भी क्या होगी, जनगणना होगी, उसके बाद जनगणना के बाद क्या करना, लोकसभा की सीटें, राज्य की विधानसभा की सीटें का क्या करना, पुनः सीमांकन करना या उनको दोबारा से बंटवारा करना। ये किसका काम है, परिसीमन आयोग का। यानी कि क्या करता है ये, लोकसभा, लोकसभा व राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा की सीटों, यानी कि उनकी के सीटों, के सीटों का पुनः सीमांकन करना, सीमांकन करना। एक एक बात को समझेंगे क्या है इन चीजों को। देखिए क्या है, क्या होगा, लोकसभा यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी होनी चाहिए, जनसंख्या ये जनगणना हुई, और जनगणना में क्या किया गया, अब कितनी बढ़ाई जाए। जैसे आप देखते हो 543 सीटें नहीं थी जब हमारा क्या था, पहले चुनाव हुए थे, इतनी सीटें नहीं थी, तो कम थी सीटें, तो 543 कैसे हुई है, वो किसने बढ़ाई है, परिसीमन आयोग ने। राज्य की विधानसभा, जैसे राज्यों का क्या हुआ, पुनः गठन हुआ, तो उसमें राज्य की विधानसभा कितनी सीटें होनी चाहिए, उसका भी काम किसके द्वारा किया गया, परिसीमन आयोग के द्वारा किया गया। तो उनकी सीटों का क्या करना, जब भी जनगणना हो जाती है तो उनका क्या करना, पुनः सीमांकन करना, यानी कि देखना
एक सीटों का बंटवारा करेंगे, यानी कि एक तो क्या हो गया सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारा भी किसके द्वारा किया जाएगा? सीटों का बंटवारा ये भी कौन करेगा? परिसीमन आयोग। बंटवारा का मतलब है लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें होनी चाहिए और जो राज्य की विधानसभा है उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए, इसके बारे में इसके द्वारा काम किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। सीमांकन क्या होता है? सीमांकन का मतलब है जैसे लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं, उनको क्या करना है? राज्यों में बांटना है। आपने देखा होगा क्या करता है, ये राज्यों में बांटी जाती है। जैसे आपने देखो हरियाणा में 10 सीटें हैं, यूपी में 80 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें। तो वो किस राज्य में कितनी सीटें होंगी वो भी किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग के द्वारा। और क्या किया जाता है? निर्वाचन क्षेत्र कौन होंगे, यानी कि राज्य में राज्यों का निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी निर्वाचन क्षेत्र का मतलब जैसे हरियाणा है, हरियाणा में जो 10 सीटें देनी है, यानी जो 10 सीटें दी गई है वो किन किन जिलों को दी गई है, इसके बारे में भी कौन निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन आयोग। जैसे हम देखते हैं हरियाणा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हरियाणा में क्या है? 10 लोकसभा की सीटें हैं, यानी कि 10 क्या है? सीटें हैं। कहाँ पर? हरियाणा में। तो उसका किस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया? जैसे आपने देखा होगा निर्वाचन क्षेत्र क्या है? एक आपने देखा अंबाला, अंबाला लोकसभा की सीट है, यानी कि लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र है। एक आपने देखा होगा करनाल, करनाल। एक आपने देखा है रोहतक, रोहतक, सोनीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, गुरुग्राम, फरीदाबाद, फरीदाबाद, भिवानी और महेंद्रगढ़ एक बना रखा है इसका, भिवानी और महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। और आपने देखी है सिरसा, एक आपने देखी है हिसार, और एक कौन सी है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ये क्या है? हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटों का क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है। इसका भी किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि निर्वाचन क्षेत्र दिए जाते हैं किसके द्वारा? परिसीमन आयोग के द्वारा। यानी कि जिस राज्य में जितनी सीटें दी गई है उनको निर्वाचन क्षेत्र कहाँ बनाने हैं। और क्या होगा? जैसे अंबाला है, अंबाला में कौन कौन से क्षेत्र के लोग वोट डाल सकते हैं, यानी कितने ब्लॉक आएंगे इसमें, कितने गांव के लोग आएंगे, कितने कस्बे आएंगे, जहां पर कहां पर वोट डालेंगे? अंबाला। क्योंकि हमारे क्या जिस निर्वाचन क्षेत्र में आपका क्या होता है मतदाता सूची में नाम होता है उसी में आप क्या कर सकते हो? डाल सकते हो। जैसे मैं हम टोहाना का रहने वाला हूँ मैं, तो टोहाना में क्या है लोकसभा कहाँ पर आते हैं? मेरा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ पर होगा? सिरसा। तो मैं कहाँ पर डालूंगा? जब भी चुनाव होंगे सिरसा में तो वहां पर चुनाव डालकर मैं आऊंगा किसका? जब भी लोकसभा क्या किया जाएगा? चुनाव। इसी प्रकार से राज्य की विधानसभा है, जैसे राज्य की विधानसभा क्या है? हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो 90 सीटें हैं, क्योंकि सबकी क्या है? अलग अलग है। सभी राज्यों में सीटें जो दी गई है अलग अलग है। क्यों दी गई है? ये असमान क्यों है? क्योंकि जनसंख्या अलग अलग है। क्योंकि हमारे क्या गया जो सीटों का बंटवारा किया गया है कौन सा आधार रखा गया है? जनसंख्या का आधार रखा गया है। और जनसंख्या सभी राज्यों की अलग अलग है, तो इसी प्रकार से सीटें भी क्या है? अलग अलग है। तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं? परिसीमन आयोग के द्वारा। और क्या काम है? हमने देखा होगा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में क्या करना? आरक्षण, आरक्षित सीटें, आरक्षित, आरक्षित सीटें का बारे में बंटवारा करना भी किसका काम है? परिसीमन आयोग का। यानी कि आपने देखा जो सीटों का बंटवारा किया गया है एससी व एसटी में, एससी व एसटी में महिलाओं के लिए भी अब क्या कह दिया गया है? अमेंडमेंट कर दिया गया है। 106 नंबर का अमेंडमेंट 106 संविधान संशोधन कर दिया गया है, जिसमें क्या मिल जाएगा? महिलाओं को भी लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में क्या मिल जाएगा? 33% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन कब मिलेगा? जब क्या हो जाएगा? परिसीमन आयोग आगे बैठेगा। वो बताऊंगा मैं कैसे कैसे इसका गठन होता है, कैसे कैसे ये आयोग आए हैं उसके बारे में। यानी कि क्या करना और क्या काम करना है?
आरक्षण के आधार पर सीटों को आरक्षित करना। आरक्षण दिया गया उसके आधार पर क्या किया जाता है, सीटों को आरक्षित किया जाता है। जैसे एससी व एसटी के लिए आप देखोगे, एससी व एसटी के लिए 2001 की जनगणना, क्या याद रखना आपने, 2001 की जनगणना के आधार पर क्या किया गया है, एससी व एसटी सीटों में क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। जैसे एससी की अगर मैं बात करूं तो 84 सीटें दी गई है, यानी कि 84 सीटें क्या है, आरक्षित है। और एससी एसटी की बात करूं तो हमें 47 सीटें क्या है, दी गई है। तो इतनी क्या है, आरक्षित की गई है सीटें। ये किसके द्वारा, परिसीमन आयोग का ही क्या है, ये काम है। यानी कि आरक्षित करने का मतलब होता है वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है जो एससी कैटेगरी से संबंधित होगा और जो एससी एसटी कैटेगरी से संबंधित होगा। जनरल कैटेगरी का जो व्यक्ति है वहां पर खड़ा नहीं हो सकता चुनाव के लिए। पहले क्या था, 10 साल तक रखा गया था, यानी जो हमारे आरक्षण था क्या था, वो 10 साल तक रखा गया था, संविधान लागू होने से 10 वर्ष तक भी इसलिए रखा गया। आरक्षण के ऊपर बहस है, कुछ कहते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं आरक्षण होना चाहिए। इसके ऊपर बहस का मुद्दा है, कभी करेंगे, कभी अलग से टॉपिक लेके आएंगे किसी दिन आरक्षण के मुद्दे में। जो मानते हैं आरक्षण नहीं होना चाहिए उनकी क्या दलील देते हैं, जो ये मानते हैं आरक्षण होना चाहिए उनकी क्या दलील देते हैं। तो संविधान में क्या था, 10 वर्ष तक क्या था, आरक्षण दिया गया था, यानी कि 10 वर्ष तक आरक्षण था, फिर क्या करना था, ये खत्म करना था। लेकिन राजनीतिक कारणों से लगा लो, किसी भी वजह से लगा लो, अब क्या अभी तक भी ये खत्म नहीं हुआ है। और क्या कर दिया गया है, 104 संवैधानिक संशोधन करके जो एससी और एसटी का है, 104 संवैधानिक संशोधन करके क्या कर दिया गया है, 10 वर्ष तक के आगे लिए और बढ़ा दिया गया है। संशोधन करके क्या कर दिया गया है, 10 वर्ष तक और बढ़ा, यानी कि 2030 तक क्या रहेगा इनका, ऐसे ही आरक्षण मिलता रहेगा। किसको, एससी और एसटी को 10-10 वर्ष तक करके क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यानी कि परिसीमन आयोग है, क्या काम करता है, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की सीटों का करना, बंटवारा करना एक तो, और उनका पुनः सीमांकन करना। पुनः सीमांकन का मतलब है जब भी जनगणना हो जाएगी, जनगणना के बाद देखना, जैसे अम्बाला अम्बाला है, जो अम्बाला में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, सीमांकन, यानी कौन से क्षेत्र इसमें आ सकते हैं, कौन से क्षेत्र के लोग इसमें क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, वोट से नहीं डाल सकते हैं। ये काम भी किसका है, परिसीमन आयोग का। राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का क्या करना, निर्धारण करना। और क्या, आरक्षित सीट, यानी कि एससी व एसटी के लिए क्या करना, आरक्षित सीटें कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, इसका भी इसके द्वारा किया जाता है, परिसीमन आयोग के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। जैसे मैं बताऊं तो हरियाणा में क्या है, 2 एससी की सीटें हैं, जैसे अम्बाला और सिरसा, ये जो 2 निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा के, यहाँ पर क्या है, एससी की सीटें है। इस प्रकार से आप देखोगे तो सभी 543 में से 84 सीटें एससी की आरक्षित होंगी और 47 सीटें किसकी आरक्षित मिलेगी, आपको एसटी की आरक्षित मिलेगी। तो ये काम करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि ये संरचना, यानी कि जो परिसीमन आयोग है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है, किस किस से मिलकर बना है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। पहले तो इसका गठन कौन कर सकता है, पहले तो गठन कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग, परिसीमन परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। किसके द्वारा गठन किया जाएगा, क्वेश्चन ये आज जो परिसीमन आयोग बनते हैं, कमीशन जो बनता है उसका गठन कौन कर सकता है, तो कौन कर सकता है, राष्ट्रपति करेगा। किसके कहने पर करेगा, निर्वाचन आयोग, किसके कहने पर, निर्वाचन आयोग के कहने पर क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाएगा। आपने देखो वो बहुत सारे काम किसके आधार पर करता है, मंत्री परिषद के कहने पर, लेकिन जो परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है वो किसके कहने पर करेगा, निर्वाचन आयोग के कहने पर करता है। तो इसमें व्यक्ति कौन शामिल होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त, यानी कि जो क्या हो चुका है, रिटायर हो चुका है, सेवा अपनी क्या कर सका, हम पूरी कर चुका है, सेवा निवृत्त कोई भी न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायाधीश वो क्या होता है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होगा, यानी वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा।
यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर न्यायाधीश जो हो चुका है, यानी कि रिटायर हो चुका, अपनी सेवा पूरी कर चुका है, उसका क्या होगा, वो सदस्य, अगर वो सदस्य भी होगा तो वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा। यानी कि जो इसका एक तरह से चेयरमैन निकालो, कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। और कौन होगा, और इसमें पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य कौन से होंगे, मुख्य, हमारा जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयोग का सदस्य, वह अन्य, यानी कि हमारे जो निर्वाचन आयोग है क्या है, 3 सदस्य है। एक उसमें होता है मुख्य और 2 होते हैं अन्य, जो सहायता के लिए क्या किया गया है, उन सदस्यों को बनाया गया है। तो वो क्या होंगे, इसके पदेन क्या होंगे, सदस्य होंगे। मुख्य निर्वाचन और अन्य सदस्य, अन्य सदस्य क्या होंगे, परिसीमन आयोग के पदेन सदस्य। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य का मतलब ये है, जब परिसीमन आयोग का गठन किया जा रहा है और उस समय कौन हमारे जो इलेक्शन कमीशन में मेंबर है, यानी कि वो कौन से 3 मेंबर है, वही क्या बन जाएंगे, पदेन सदस्य होंगे। और कौन होगा, और इसमें होता है राज्य राज्य निर्वाचन, हमारे के लिए क्या गया है, सेंटर के लिए भी निर्वाचन आयोग है, यानी कि इलेक्शन कमीशन, और राज्यों के लिए अलग अलग बनाया गया है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का सदस्य, ये भी क्या होगा, इसका सदस्य वो भी कैसा है, पदेन है। यानी क्या हो गया है, देखो समझने की बात क्या है इसमें, यूपी में क्या होने हैं, इलेक्शन होने हैं, क्योंकि इसमें कोई इसका बंटवारा किया जाता है राज्य की विधानसभा का। तो यूपी में अगर इलेक्शन होने हैं तो उसमें वहां के राज्य का निर्वाचन आयोग वो भी किया होगा, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होगा। यानी कि संबंधित राज्य का, जिसमें भी राज्य में क्या होने हैं, चुनाव होने हैं, तो उसमें क्या बन जाएगा, वो पदेन सदस्य बन जाएगा। और इसमें होते हैं लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं से, यानी कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, लोकसभा विधान, वीएस का मतलब विधानसभा के 5 सदस्य, यानी कि 5 कहाँ से लोकसभा से और 5 कहाँ से विधानसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा से सदस्य है, क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। सहायक यानी कि उनकी सहायता के लिए इनको क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, किसमें, परिसीमन आयोग में। लेकिन इनको क्या है, वोट का अधिकार नहीं है, यानी कि वोट नहीं डाल सकते, वोट नहीं डाल सकते। जो फैसला लिया जाएगा चुनाव के आधार पर लिया जाएगा, और वो कौन कर सकता है, सिर्फ जो यहाँ के हैं, यानी कि यहाँ कौन है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष होता है, पदेन सदस्य हो गए जो इलेक्शन कमीशन है, और जो अन्य है, 2 जो अन्य है, और साथ में राज्य निर्वाचन आयोग, संबंधित राज्य से संबंधित निर्वाचन आयोग का पदेन सदस्य है। और उसकी सहायता के लिए कौन होगा, लोकसभा विधानसभा से 5 सहायक सदस्य होंगे, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, वोट नहीं डाल सकते। इनके द्वारा लिया गया निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। यानी कि लोकसभा की सीटें कितनी बनाए रखनी है, राज्यों की विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा, किसे कौन सी निर्वाचन क्षेत्र को एससी सीट में रक्षित करना है, किसको एसटी सीट में रक्षित करना है, इनका फैसला क्या होगा, अंतिम। यानी कि परिसीमन आयोग का फैसला जो होता है, क्या होता है, अंतिम होता है। अंतिम का मतलब है इसके निर्णय के विरुद्ध कहाँ पर नहीं जा सकते आप, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी कि न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, की जा सकती। यानी कि इसके द्वारा, यानी कि इसके द्वारा, किसके द्वारा, परिसीमन आयोग के द्वारा जो गठन किया गया, और उसने जिस प्रकार से क्या लिया, निर्णय लिया, उस निर्णयों को हम कहाँ पर चुनौती नहीं दी जा सकती, कहाँ पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायिक समीक्षा से वो बाहर रखा गया, इनका फैसला क्या होता है, अंतिम होता है। तो ये है परिसीमन आयोग की संरचना, कैसे है, जो क्या करता है, यानी कि इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाएगा परिसीमन आयोग का, लेकिन किसकी सिफारिश के आधार पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। तो इसमें सदस्य कौन कौन से होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी कि रिटायर न्यायाधीश, वो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। और कौन होंगे, जो हमारे इलेक्शन कमीशन है के सदस्य हैं, तीनों, एक मुख्य और 2 अन्य, वो इसके क्या हो गए, पदेन सदस्य हो गए। और संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग का सदस्य है, वो भी क्या होता है, इसका पदेन सदस्य होता है।
और साथ में जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा से 5-5 सहायक सदस्य होंगे, लेकिन क्या नहीं कर सकते, वो वोट नहीं डाल सकते। और इनके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो कैसा होगा, अंतिम होगा, उसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती। और कार्य क्या थे, लोकसभा राज्य विधानसभा की सीटों का क्या करना, पुनर्समाकलन करना, जनगणना के बाद सीटों का बंटवारा करना, राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र का निदान करना और आरक्षित सीटें करना एससी व एसटी को। आपने देखा होगा एससी व एसटी के लिए आर्टिकल 330 और 332, आर्टिकल 330 और 332 ये लोकसभा में क्या करता है, आरक्षण देता है आर्टिकल 330, और ये किसमें देता है, राज्यों की विधानसभाओं में क्या देता है, आरक्षण देता है। उसके बाद देखते हैं जो परिसीमन आयोग अधिनियम आए हैं वो कितने आए हैं अभी तक। परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया है, परिसीमन आयोग का गठन यानी कि वो कितनी बार किया गया है, कितनी बार इनका बनाए गए हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आपको पता है कौन गठन कर सकता है, राष्ट्रपति। तो कितनी बार किया गया है, तो अब तक कितनी बार किया गया है, 4 बार क्या किया गया है, परिसीमन आयोग का गठन किया गया, यानी कि 4 बार आयोग का गठन किया गया है, जिसके आधार पर उन्होंने क्या किया है, सीटों का बंटवारा किया हो, किस निर्वाचन क्षेत्र को क्या करना है, एससी में आरक्षित करना, किसको एसटी में आरक्षित करना है, कौन से क्षेत्र को मिलाना, कौन से क्षेत्र को घटाना, वो सारे के सारे काम किसके द्वारा, परिसीमन आयोग के द्वारा। और वो कितनी बार बैठे हैं, अभी तक 4 बार बैठे हैं। तो कब कब आए हैं, पहला आया है परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में। किसका, कौन सा अधिनियम आया, 1952, कौन सा, परिसीमन आयोग अधिनियम। और गठन भी कब कर दिया गया, गठन भी कब कर दिया गया, 1952 में। 1952 में क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया, और उसके आधार पर उसने क्या कर दिया, सीटों का बंटवारा कर दिया गया। फिर कब आया दूसरा परिसीमन आयोग अधिनियम, कब आया, 1962 में, 1962 में आया। और इसका गठन अधिनियम था 1962 का, और 63 में क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। तो आपको कई बुकों में मिलता है 62, कई में 63। तो इसका चक्कर क्या है, अधिनियम तो कौन सा था, वो 62 का, और वो गठन कब कर दिया गया, इस अधिनियम के आधार पर 1963 में। दोनों अलग अलग बातें हैं। फिर अगला अधिनियम आया, क्योंकि 10 वर्ष बाद आएंगे जनगणना होने के बाद, तो ये कब आया, फिर 1972 में, 1972 में आया। और उसका गठन कब कर दिया गया, 1973 में। अधिनियम कब का था, 1972 का, गठन कब कर दिया गया, 1973 में। और फिर उसके बाद नहीं आया, ना ही तो आया 81 में, ना ही आया 91 में। फिर कब गठन किया गया, 2001 में। और जो गठन हुआ 2002 में, इसका क्या कर दिया गया, गठन। क्या था, यानी कि अभी तक कितने आए हैं, 4 क्या है, परिसीमन आयोगों का क्या किया गया है, गठन किया गया है। जब से हम क्या हुए, आजाद हुए, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है। अधिनियम को 52, 62, 72 और 2001, और लागू कब कर दिए गए, ये 52 में, 63 में, 73 में और 2 में। तो इन्होंने क्या किया, समय समय पर लोकसभा की सीटों को बढ़ाया, और क्या क्या, राज्यों की विधानसभा की सीटों को बढ़ाया। तो किस प्रकार से सीटों को बढ़ाया गया है, किसको एससी रखा गया है, यानी कि एससी आरक्षित सीटें रखी गई, कहाँ एसटी रखी गई है। जैसे आप देखोगे 1972 के बाद क्या कर दिया गया, जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं 1972 के बाद कितनी डिसाइड कर दी गई, 543, यानी जब गठन किया गया 73 में, तो 543 सीटें क्या कर दी गई, गठन हो गया इनका। तो क्या कर दिया गया, अब आगे ना बढ़ाएं, ये इतनी, आज भी वर्तमान में भी आप कितनी सीटें देखते हो लोकसभा की, 543 सीटें ही देखते हो। तो एक अमेंडमेंट किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और इसको क्या कर दिया गया, 2001 तक ही क्या रहेंगी, 543 सीटें ही रहेंगी लोकसभा की। तो फिर 2001 भी आना था। फिर क्या कर दिया गया, 2001 में फिर क्या कह दिया गया,
2001 में जो ये 543 सीटें हैं 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी कि परिसीमन आयोग का गठन अब कब किया जाएगा? 2026 में। 24 चल रही है, 24 के बाद 2026 में आएगी तो उसमें देखा होगा आपने लोकसभा की सीटें बढ़ जाएगी, राज्यसभा की सीटें भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन 2026 तक आप क्या नहीं कर सकते? बढ़ा नहीं सकते। किसमें कह दिया गया है? 2001 में। तो ये लेकिन जो आरक्षण दिया गया आपने देखा होगा, इसे जो सीटों का बंटवारा किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर, जो सीटों का बंटवारा किया गया है ये किसके आधार पर किया गया है? 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। और कब कह दिया गया भाई ऐसा ही बंटवारा रहेगा? 2001 तक 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और फिर 2001 में कहां तक बढ़ा दिया है? 2026 तक। अगर आप क्या करना है, लोकसभा की सीटों को बढ़ाना है और राज्यों की जो विधानसभा की सीटें हैं उनको बढ़ाना है तो कब बढ़ाएगी वो? 2026 में। 2026 में क्या होगा? परिसीमन आयोग का गठन होगा, तभी क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो अभी तक कितनी बार आए हैं? 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। तो ये था परिसीमन आयोग के बारे में। परिसीमन आयोग है क्या, ये काम क्या करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और अभी तक कितनी बार आया है? तो 2001 में आया था, न्यायाधीश थे हमारे कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में क्या किया गया था? इस आयोग का गठन किया गया था। क्वेश्चन ये फैक्ट पूछ लिए जाते हैं भी जो लास्ट का जो परिसीमन आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कुलदीप सिंह, यानी कि हमारे जो न्यायाधीश रहे हैं कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में क्या किया गया था? गठन किया गया था। आगे और इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं, यानी कि संसद। संसद में एक आपने आर्टिकल सुने होंगे, तीन आर्टिकल आपने पढ़े हैं एक साथ। पहले भी जब हम इसको पढ़ रहे थे राष्ट्रपति को हम पढ़ रहे थे। आर्टिकल 85, आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 ये किसके बारे में बताते हैं? ये आपने देखा होगा जब भी क्या किया जाता है, संसद के स्तर, संसद के स्तर यानी कि जो सेशन होता है, संसद का स्तर यानी कि जो सेशन होता है उसको बुलाना यानी कि आहूत करना, उसका सत्रावसान करना यानी कि समाप्त करना, सत्रावसान करना, वह विघटन करना, वह क्या करना? विघटन करना। ये किसकी पावर है? राष्ट्रपति की पावर है। बुलाना का मतलब देखो हमारे क्या है, जब भी कोई भी कानून बनाया जाता है तो अधिवेशन के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि लोकसभा का अधिवेशन में बैठेगा, राज्यसभा का अधिवेशन में बैठेगा, जरूरी नहीं है अभी एक ही दिन बैठे, अलग अलग समय पर क्या हो सकता है? बैठ सकता है। लेकिन कानून तभी बनेगा जब लोकसभा से भी बिल पास हो, राज्यसभा से भी बिल पास हो और राष्ट्रपति इसके ऊपर क्या करते? सिग्नेचर कर दे, तभी क्या बना जाएगा? वो कानून बन जाएगा। तो सत्र यानी कि जो सेशन है वो चल नहीं रहा है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसको बुला सकता है, यानी किसी भी समय। सत्रावसान का मतलब होता है क्या करना? सत्र जो सेशन चल रहा है उसको क्या करना? समाप्त करना। मान के चलो सेशन चल रहा है, आज कितनी हो गई है? 10 तारीख, 10 मई है, 10 मई है तो राष्ट्रपति कह देगा अभी आज ही क्या किया जाता है? इसका सत्रावसान किया जाता है, जो अधिवेशन चल रहा है उसको क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। या विघटन करना, या क्या करना? विघटन। समाप्त होता है भी कुछ समय बाद ये बैठ जाएगा, विघटन हो जाएगा एक तरह से आगे ही बैठे, यानी क्या हो सकता है? जैसे मान के चलो लोकसभा को ही क्या कर दे? बंद कर दे, तो उसको क्या हो जाएगा? वो विघटन ही मान लिया जाता है। लेकिन एक बात जो समझनी है आपने, जो सेशन होता है उसको स्थगित कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ कौन? लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर ही क्या कर सकता है? उसको स्थगित कर सकता है। और सारे काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। और स्थगित कौन कर सकता है? लोकसभा का स्पीकर। आर्टिकल 86 में है विशेष, ये विशेष नहीं, क्या करना? संदेश भेजना, यानी कि क्या कर सकता है? राष्ट्रपति की ये पावर है। राष्ट्रपति की पावर क्या है? किसी भी सदन में क्या भेजना? संदेश भेजना, संदेश भेजना।
क्या चल रहा है, लोकसभा या राज्यसभा क्या चल रहा है, सेशन चल रहा है। उस दौरान राष्ट्रपति को लग रहा है अभी इसके ऊपर क्या की जाए, बात की जाए, तो क्या कर सकता है, किसी भी सदन में संदेश दे सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, आर्टिकल 87, ये किसके बारे में बताता है, विशेष अभिभाषण के बारे में। विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति की पावर है क्या है, विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण का मतलब क्या है, जब भी क्या किया जाता है, लोकसभा का क्या किया जाता है, साधारण चुनाव हो गए हैं, और साधारण चुनाव होने के बाद जब भी क्या किया जाएगा, सेशन की शुरुआत होगी, तो उसमें सबसे पहले कौन संबोधन करेगा, राष्ट्रपति संबोधन करेगा, दोनों सदनों को क्या करके, इकट्ठे बुलाकर, असेंबल टूगेदर जिसको हम बोलते हैं। ज्वाइंट सेशन अलग चीज है और असेंबल टूगेदर अलग चीज है। जब क्या किया जाता है, साधारण चुनाव हो गए हैं, यानी लोकसभा के चुनाव हो गए, जैसे 2024 में चुनाव चल रहे हैं, जून में क्या जाएगा, रिजल्ट आया जाएगा, तो उसके बाद जब भी क्या किया जाएगा, मानसून स्तर आएगा, मानसून सेशन आता है, जब हमारे क्या है, 3 सेशन है, हमने देखो हमारे क्या है, 3 सेशन चलते हैं। बजट, पहला कौन सा है, बजट, पहला कौन सा है, बजट, बजट सेशन। दूसरा कौन सा है, मानसून, मानसून सेशन। और तीसरा कौन सा है, शीतकालीन, शीतकालीन, शीतकालीन। ये हमारे क्या है, 3 सेशन होते हैं, और प्रत्येक सेशन में 6 महीने का क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा जो सेशन है बुला लेना चाहिए। ये हमारे संविधान में वर्णन किया गया। तो क्या किया जाएगा, विशेष अभिभाषण में जब भी क्या होगा, साधारण चुनाव हो जाते हैं लोकसभा के, तो उसके बाद आने वाला जब भी कोई भी सेशन होता है, तो उसमें क्या किया जाएगा, दोनों को क्या किया जाएगा, इकट्ठे बिठाकर संबोधन किया जाएगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जाएगा। ये जो सरकार चुनकर आई है वो किस किस प्रकार से काम करेगी, यानी कि सरकार की नीतियों के बारे में क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बताया जाता है। और उस जो राष्ट्रपति का जो भाषण होता है उसको कौन तैयार करता है, मंत्री परिषद के द्वारा क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और कब किया जाता है, जब क्या किया जाता है, कोई भी नई साल आ गई, नई साल में पहला सेशन यानी कि बजट सेशन जब भी चलेगा, तब भी राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या किया जाता है, अभिभाषण दिया जाता है। तो ये किसकी पावर है, राष्ट्रपति की पावर है। किससे संबंधित है, संसद से संबंधित। इस वजह से मैंने यहाँ पर करवा दिया, संसद से संबंधित। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था जब शक्तियां पढ़ रही थी, तो दोबारा एक बार मैंने रिवाज करा दिया, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, कार्यपालिका भी है और विधान पालिका का भी क्या है, भाग है। आपने देखो आर्टिकल 79 में संसद का जो गठन किया जाता है उसमें राष्ट्रपति भी क्या है, अंग है। तो इस प्रकार से जो संसद के स्तर चलते हैं, सेशन चलते हैं, उसमें राष्ट्रपति क्या भूमिका है, इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, या तो आर्टिकल पूछ लिया जाएगा या पूछ लिया जाएगा विशेष अभिभाषण क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने बता दिया। एक बार अभी तक जो हमने किया है राज्यसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, उससे संबंधित हम देखते हैं आर्टिकल। सारी बातों को आपको पता होगा। अब जैसे जैसे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा चीजों को, तो सारी बातें आपके ध्यान में आ जाएगी 5 मिनट में। 5 मिनट का ही काम है। जैसे हम देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं एक एक करके। जैसे आर्टिकल 79 पढ़ा आपने, 79 में क्या था, संसद का गठन। संसद का क्या था, गठन, संसद का गठन। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 में पढ़ा आपने किसके बारे में, राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा की संरचना यानी कि सारी की सारी बातें आपने जानी, राज्यसभा की संरचना, कैसे राज्यसभा में सदस्य आते हैं, मनोनीत कैसे होते हैं, निर्वाचन कैसे होता है, अवधि क्या, ये सारी चीजें। यानी कि और क्या देखा, आर्टिकल 81 में किसके बारे में, लोकसभा के बारे में, लोकसभा की क्या संरचना। और क्या देखा, आर्टिकल 82, 82 में आता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग यानी कि देखो आपको परिसीमन आयोग का सारा पता चल गया, कैसे ये काम करता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है और कितनी बार आया, और क्या पता चल गया कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 82 में। मैंने पहले ही कहा था जब भी हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, साथ में आर्टिकल लेके जुड़ चलेंगे। सारी की सारी बातें मैंने बता दी है।
सारी यानी कि लोकसभा से संबंधित, राज्यसभा से संबंधित, संसद में किस प्रकार से काम होता है, तो सारी बातें आपको पता होगी। और उसके बाद अब क्या करें, आर्टिकल एक एक करके देखें किस आर्टिकल में क्या बातें लिखी हुई है। उसके बाद है आर्टिकल 83। 83 में आपने देखा संसद की अवधि 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 आपने देखा राज्यसभा की कितनी अवधि है, लोकसभा की कितनी अवधि है, स्थायी सदन कौन सा है, स्थायी सदन कौन सा है, क्यों विघटित हो जाता है लोकसभा, उन सब के बारे में। और आपने देखा आर्टिकल 84 में क्या देखा, संसद के जो सदस्य है, संसद के सदस्यों की क्या योग्यता है, सदस्यों की योग्यता है, सदस्यों की क्या देखिए आपने योग्यता है। आपने देखो राज्यसभा का सदस्य बनना तो कैसी योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनना तो क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 85 अभी किया है, जो क्या करता है, जो सेशन होता है हमारा, उसको क्या करना, राष्ट्रपति की पावर है क्या करने की, बुलाने की, क्या करने की, सत्रावसान करने की यानी कि समाप्त करने की, और क्या करने की, विघटन करने की। ये किसकी पावर है, राष्ट्रपति की। लेकिन स्थगित कौन कर सकता है, लोकसभा का स्पीकर, और राज्य में राज्यसभा का सभापति ही कर सकता है। और क्या है, आर्टिकल 86 पढ़ा, ये किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, संदेश भेज सकता है, किसी भी संदेश भेजना किसी भी किसमें, सदन में। और क्या पढ़ा आपने, आर्टिकल 87 किसके बारे में, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति का विशेष विशेष अभिभाषण अभिभाषण यानी कि विशेष अभिभाषण क्या है, ये कब और कैसे और क्यों दिया जाता है, इसके बारे में जाना। एक आपने पढ़ा आर्टिकल 88 मंत्रिपरिषद में भी आपने पढ़ा होगा, ये किसके बारे में बताता है, मंत्रियों के अधिकार, मंत्रियों के क्या है, अधिकार के बारे में ये बताता है, मंत्रियों के अधिकार। और आपने एक आर्टिकल देखा यानी कि 89, ये किसके बारे में बताता है, बातें आपको पता है किसके बारे में, राज्यसभा के यानी कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन होंगे, उससे संबंधित कौन है, आर्टिकल 89। आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है, प्रोटम चेयरमैन होता है, सभापति होता है और उप सभापति होता है। तो कौन से आर्टिकल में, 89 में आपने याद रख लेना, आपने पढ़ लिया सारा, प्रोटम चेयरमैन क्या है, सभापति कौन होता है और उप सभापति कौन होता है, वो है कैसे हटाए जाते हैं, कैसे ही काम किए जाते हैं। इसके बाद आर्टिकल 90 में क्या, किसके बारे में, जो क्या है, उप सभापति है यानी कि जो क्या है, उप सभापति है, उप सभापति के त्याग पत्र, किसके त्याग पत्र व पद से हटाना, पद से हटाना, ये किसके बारे में है, आर्टिकल 90 के बारे में। उसके बाद है यानी कि जो उप सभापति होता है उसको किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, वो त्याग पत्र किसे देगा, किस प्रकार से वो बनता है। उसके बाद है आर्टिकल 91, इसमें क्या बताया गया, जब क्या हो जाता है, उपसभा ना तो सभापति है और ना ही क्या है, उपसभापति है, तो फिर काम कौन संभालता है, एक तरह से अगर बात करूं तो प्रोटम चेयरमैन किसका, राज्यसभा का। इसके बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 91। और आर्टिकल 92 यानी कि ये बताता है जब भी क्या किया जाएगा, उप सभापति पर क्या चल रहा है, पद से हटाने के लिए क्या चल रहा है, संकल्प लेकर आया गया है, तो वो क्या नहीं हो सकता, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। और उसको कास्टिंग वोट देने का भी राइट नहीं होता है, कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत देने का वोट अधिकार नहीं होता है। ये किसमें है, मेरिटों में। ये पढ़ चुके हैं आप, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन है, कौन बताता है, आर्टिकल 89 बता रहा है। 90 क्या बता रहा है, सभापति को क्या करना, पद त्याग पत्र कैसे देगा, किसको देता है और पद से कैसे हटाया जा सकता है। अपने देखो तत्कालीन बहुमत के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। चुनाव कैसे होता है उसके बारे में देख लिया। प्रोटम चेयरमैन की क्या भूमिका है,
जब क्या नहीं राज्यसभा का सभापति भी नहीं है और उपसभापति भी नहीं है, तो प्रोटम चेयरमैन काम देखता है। और क्या है, जब क्या हो जाएगा, उपसभापति के ऊपर क्या चल रहा है, उसको हटाने के लिए रेजुलेशन लेकर आया गया है, तो क्या नहीं कर सकता, वो पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जहां ऐसे है, तो इसी प्रकार से लोकसभा में भी आपने देखा, ये किसके बारे में है, राज्यसभा के बारे में। और अगर मैं बात करूं तो लोकसभा लोकसभा यानी कि 93 क्या बता देगा, लोकसभा के पदाधिकारी, किसके बारे में बता देगा ये, लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में बता देगा। और आर्टिकल आर्टिकल 94 किसके बारे में बता देगा, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। यहाँ पर मैंने सभापति क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सभापति को ना उपराष्ट्रपति, उसके लिए क्या है, अलग से आर्टिकल है जो हम पढ़ चुके, उसको कैसे हटाया जा सकता है, उसके लिए अलग है। इसमें दोनों ही आ जाएंगे, लोकसभा का अध्यक्ष भी व उपाध्यक्ष भी। वह उपाध्यक्ष को यानी कि त्याग पत्र किसे देते हैं और किस प्रकार से इसको हटाया जा सकता है। और क्या, आर्टिकल 95 अगर दोनों ही नहीं है, ना तो अध्यक्ष है और ना ही उपाध्यक्ष है, तो फिर कौन आता है, प्रोटम स्पीकर। कौन काम देखता है फिर, प्रोटम स्पीकर के द्वारा क्या किया जाता है, काम देखा जाता है। ये कैसे बनता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 96 में यही है, जब क्या चल रहा होगा, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के ऊपर क्या चल रहा होगा, विचाराधीन चल रहा है, यानी संकल्प लेकर जा रहा है, वो इसके ऊपर पद से हटाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या नहीं हो सकते, पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकते। वो भी क्या नहीं कर सकते, निर्णायक मत नहीं दे सकते, पीठासीन अधिकारी वो नहीं हो सकते, अधिकारी नहीं हो सकते। तो ये किसके बारे में है, राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में। और ये आर्टिकल किससे संबंधित है, लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में। ऐसे याद रख लेना, 89, 90, 91, 92 इसके बारे में है राज्यसभा के, 93, 94, 95, 96 इसके बारे में है लोकसभा के बारे में। ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो, सारी की सारी बातें। और क्या है, एक आर्टिकल 97, ये किसके बारे में बताता है, जो भी क्या है, राज्यसभा के क्या है, जो उपसभापति है, उपसभापति, लोकसभा के जो अध्यक्ष है, लोकसभा के जो क्या है, अध्यक्ष है, अध्यक्ष है वह उपाध्यक्ष है, वह उपाध्यक्ष है, उसके वेतन व भत्ते, वेतन व भत्ते किसके बारे में बताता है, वेतन व भत्ते के बारे में आर्टिकल 97। और आर्टिकल 98 बताता है, हमने पढ़ा, जो संसद के क्या होते हैं, सचिवालय, यानी कि सचिवालय के बारे में, सचिवालय क्यों बनाया जाता है, इसका काम क्या है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये कल की क्लास में आप पढ़ चुके हैं। और आर्टिकल 99 ये किसके बारे में बताता है, जो भी संसद के जो सदस्य होते हैं किसके बारे में, शपथ के बारे में। और शपथ कैसे लेते हैं, जो संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है, लिखी हुई है। आर्टिकल 100 ये किसके बारे में बताता है, एक तरह से निर्णायक मत, निर्णायक मत देने के बारे में। यानी कि क्या हो जाता है, जब सदन की कार्यवाही चल रही होती है और किसी बिल पर क्या हो जाते हैं, मत समान आ जाते हैं, तो लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति अपने क्या दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 100 में। फिर आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 100 के बाद एक जो इससे संबंधित है, आर्टिकल 102, यानी कि जो किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 102 संसद के जो सदस्य हैं, संसद के जो क्या है, संसद के जो क्या है, सदस्य हैं, उनकी अयोग्यता के बारे में, इनकी अयोग्यता के बारे में, अयोग्यता, अयोग्यता के बारे में कौन सा आर्टिकल, 102। आपने देखा होगा, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो जाए, दल बदल ना कर ले, उसके बारे में देखा था, दल बदल क्या होता है, किस प्रकार से ये काम करता है। और आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 आपने देखा था, किसके बारे में, जो संसद के जो सदस्य उनकी योग्यताओं का, अयोग्यताओं का निदान करना, यानी कि अंतिम रूप से कौन कर सकता है, राष्ट्रपति को क्या दिया गया है, राइट दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति किसकी सिफारिश के आधार पर, निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर क्या कर सकता है, अयोग्यता को क्या कर सकता है, सही ठहरा सकता है, उसके लिए वो
जो बात माननी कैसे है वो बाध्यकारी है। सिर्फ एक मामले का छोड़कर दल बदल का जो मामला है उसमें अयोग्य नहीं ठहरा सकता राष्ट्रपति। उसके लिए अयोग्य कौन ठहरा सकता है? सिर्फ लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का सभापति को क्या दिया गया है? राइट दिया गया है। और एक आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 ये बताता है संसद के जो सदस्य विशेषाधिकारों के बारे में। संसद के किसके बारे में? विशेषाधिकार के बारे में। यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनको किस प्रकार के क्या मिले हुए हैं? विशेषाधिकार मिले हुए हैं। इसके बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 105। आपने देखा होगा जो एमपी होता है वो सदन की कार्यवाही में किसी भी प्रकार से बोल सकता है, उसको द्वारा बोली गई बात को न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो आपने देखा भी होगा जब भी क्या किया जाता है, सेशन चलता है तो उसमें बहुत सारी गाली गलौज भी हो जाती है। कई बार तो मारपीट के ऊपर भी उतर आती है, फिर भी उनके ऊपर क्या नहीं किया जाता? न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उनको क्या दिया गया? विशेषाधिकार दिया गया है। इसलिए दिया गया था भी ताकि उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का बंधन रहेगा तो वो आजादी पूर्वक नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उन्होंने आजादी का मतलब ही कुछ और समझ लिया है। ये काफी विचारपूर्ण मुद्दा है भाई। जब आप आम जनता का क्या कर रहे हो? प्रतिनिधि कर रहे हो, आम जनता आपकी तरफ देख रहे हो और आप जाकर क्या कर रहे हो? संसद में मारपीट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो वो कहाँ का प्रतिनिधि रह जाता है? तो इसके बारे में लेकिन विशेषाधिकार दिया गया है। और क्या है? उनको जब भी दीवानी मामलों के संबंध में 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, दीवानी मामले 40 दिन क्या है पहले और 40 दिन बाद क्या नहीं कर सकता? दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर कोई दीवानी माने के पैसों से दीवानी मामले होते हैं, पैसों से संबंधित दो प्रकार के मामले होते हैं, फौजदारी और दीवानी। फौजदारी में आते हैं आपराधिक मामले और दीवानी में आते हैं पैसों से संबंधित मामले। तो उनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद क्या नहीं किया जा सकता? यानी कि इससे पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब भी सदन की क्या चल रही है? अधिवेशन चल रहा है। और आर्टिकल 106 ये किसके बारे में बताता है? वेतन व भत्ते। वेतन व भत्ते किसके हैं? ये संसद के सदस्यों के। और किसके द्वारा निर्धारित किए जाएंगे? संसद के द्वारा समय समय पर क्या किए जाएंगे? निर्धारित किए जाएंगे। एक आर्टिकल और पढ़ा होगा आपने, ये किसके बारे में है? उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते। और आर्टिकल 106 किसके? जो अन्य सदस्य रह गए हैं किसके? संसद के, उनके सदस्यों के, उनके जो वेतन व भत्तों के बारे में बताता है। आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से आर्टिकल 107, आर्टिकल 108 यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और क्या होगा? जो संसद में कार्यवाही के साधन अपनाए जाते हैं वो किस प्रकार से होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि ये आगे हमारे आ जाते हैं आर्टिकल 107, 108, 109, 110, यानी किस प्रकार के विधेयक होंगे। आर्टिकल 107 बताता है कि सदन में किस प्रकार के विधेयक आते हैं और किस प्रकार से वो पारित किए जाते हैं, यानी कि विधेयक की प्रोसेस के बारे में। और ये बताता है किसके बारे में? संयुक्त अधिवेशन के बारे में। तो क्या था, हमने क्या किया? लोकसभा, राज्यसभा की जो कार्य है, शक्तियां हैं, संगठन है, उसमें किस प्रकार से काम किया जाता है, उन सारी बातों को जान लिया। और साथ में फिर हमने क्या जान लिया? इनके आर्टिकल क्या है। यानी कि 5 मिनट लगेगा आपको, जब सारी चीजों को बात को पता चल जाएगा तो आप आसानी से बता दोगे इनके काम क्या होते हैं। यानी कि आर्टिकल 79 में गठन क्या है इसके बारे में आपसे समझ लिया। राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से है, लोकसभा की संरचना किस प्रकार से है, परिसीमन आयोग किस क्यों बनाया जाता है, इसके कार्य क्या है। 83 में संसद की अवधि, अवधि के बारे में है, संसद के सदस्यों की योग्यताएं हैं। और एक आर्टिकल है 84A, ये किसके बारे में बताता है? जब जो एमपी क्या करते हैं, अपना नामांकन भरते हैं चुनाव में खड़ा होने के लिए, तो उसको लिए भी पहले उनको क्या लेनी पड़ती है? शपथ लेनी पड़ती है। इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। आर्टिकल 85 में क्या है? राष्ट्रपति की पावर है क्या करने की? सेशन को बुलाने की, स्तरावसान करने की, विघटन करने की। और क्या 86 में क्या है? संदेश भेजना। 87 में क्या है? विशेष अभिभाषण। 88 में क्या है? मंत्रियों के अधिकार है। मंत्रियों का अधिकार क्या है? वो किसी भी सदन में जाके बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, भागीदारी कर सकते हैं, लेकिन वोट कहाँ डालेंगे? सिर्फ जब वो किसी भी सदन के क्या है? वो सदस्य है। यानी कि लोकसभा के तो लोकसभा में वोट डालेंगे, राज्यसभा के सदस्य तो राज्यसभा में डालेंगे। बैठ कहीं पर किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, किसी में बोल सकते हैं, लेकिन वोट का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद हमने देखा कौन से आर्टिकल? राज्यसभा के पदाधिकार से संबंधित। यानी कि राज्यसभा अगर बात करें तो सभापति कौन है, उपसभापति कौन है,
और प्रोटेम चेयरमैन का क्या भूमिका है, अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। उपसभापति पीठासीन अधिकारी कब नहीं रह सकते हैं, इसी प्रकार से लोकसभा में हमने देखा। और आर्टिकल हमने देखा जो किसके बारे में बताता है, आर्टिकल 97 वेतन और भत्ते किसके, उपसभापति, सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में। 98 में देखा सचिवालय के बारे में। 99 में देखा संसद के जो सदस्य शपथ किस प्रकार से लेते हैं, किसके द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा शपथ लेते हैं। 100 में क्या है, निर्णायक मत। 102 में क्या है, संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में। और अगला ही आर्टिकल क्या कहता है, 103 किसके बारे में, राष्ट्रपति को क्या देता है, अयोग्यताओं के आधार पर निर्णय करने का फैसला देता है। यानी कि राष्ट्रपति अयोग्यताओं का क्या कर सकता है, अंतिम निर्णय दे सकता है, लेकिन किसके कहने पर, चुनाव आयोग के कहने पर उसकी सलाह कैसी होगी, बाध्यकारी होगी, बाध्यकारी है, लेकिन एक मामले में वो क्या नहीं कर सकता, अयोग्य नहीं ठहरा सकता, कौन सा, दल बदल के मामले में। और क्या देखा हमने 105 में, संसद के जो सदस्य उनको क्या दिए गए, विशेषाधिकार दिए गए हैं। और 106 में क्या, संसद के जो सदस्य होंगे उनके वेतन और भत्ते दिए गए हैं। और जो संसद के द्वारा क्या किए जाते हैं, समय समय पर क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे कि कितने सदस्यों का, बताए के मतलब क्या किए जाएंगे, निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, सारी चीजें बातों को जान लिया है। आर्टिकल आपके याद रहे तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर आपके क्या रह जाते हैं, आर्टिकल याद रह जाते हैं। अगर आर्टिकल याद नहीं रहते हैं, लेकिन आपने किस प्रकार से जो राज्यसभा काम करती है, किस प्रकार से लोकसभा करती है, उसमें पदाधिकारी कौन होते हैं, पदाधिकारी कौन होते हैं, कैसे हटाया जाता है, वो प्रक्रिया का फिर आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बाकी करेंगे कल, तो बहुत बहुत धन्यवाद।